जय जगन्नाथ पिला माने साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। आज आमर सेकेंड सेमिस्टर रो लास्ट यूनिट रो लास्ट पार्ट आज पढ़िबा हास्य कल्लोल मध्ययुगीय जो गद्य धारा आम पढ़ुचंती से गद्य धारा भितर आम केते गुडे पढ़ी सारे गद्य पद्य मिसिकी रचना केतोटी पढ़िले संपूर्ण भाव में प्रस्ताव चिंतामणि रचना को पढ़िले ब्रजनाथ परिजनांकर चतुर विनोद पढ़िले। आज पढ़ा हास्य कल्लोल जो कवि माने मध्ययुगीय साहित्य धारा आत्मप्रकाश करी साहित्य को रुद्धिमंत करथिले सेमानक मध्यरे अन्यतम थिले कवि कविसूर्य बलदेव रथ। अष्टादश शताब्दीर शेषार्ध अर्थात आनुमानिक 1778 ख्रीष्टाब्द 1780 मध्य जन्म होता गवेषक मैंने मत दियंती किंतु निर्दिष्ट कौन गोटे मसीहा को निर्दिष्ट भाव में कौन सूचना दि जाए ना। मध्ययुगीय साहित्य धारा रे गद्य रचना क्रम जदि देखा ताले बलदेव रथ द्वारा रचित हास्य कल्लोल एक गद्य रचना किंतु यार समय सीमा केबे यह रचित होइछि से विषय रे यार कौन स्पष्ट सूचना नाही जोंथि कि आमे ए विषयर निर्दिष्ट समय सीमा को निर्धारण करि परिबा नाही। तेबे ग्रंथ जतले पाठ करा जायछि सेतबेले जणा पड़िछि जे एटा होछि कविंकर गोटे परिणत बयसर रचना अर्थात युवक सुलभ शैलीर यार रचना नुहे टिके अभिज्ञ होला पर याकु से रचना करचंदी किंतु कविंकर जो प्रचंड काव्य प्रतिभार परिचय अपेक्षा बाध्यबाधकतार गोटे साधारण कथा कहबार मनोभाव एथरे स्पष्ट होइछि। कविसूर्य बलदेव रथଙ୍କ रचना गुडी को स्वर्गत कुलमणि दास 1928 ख्रीष्टाब्द रे संकलित करथिले जतिक रचना अच्छी तार नाम रखिले कविसूर्य ग्रंथावली। किंतु ये जो रचनाटी आम आज पढ़ुचंदी हास्य कल्लोल यही रचनाटी संकलन स्थानित होई नथिला। ए संबंध रे से निजे मत देथिले जे ओडिया साहित्य रे हास्य कल्लोल स्थान अच्छी बोली मोर विश्वास हुए ना। तबे ये जो ग्रंथटी को कुलमणि दास केउ कारण असाहित्यिक बोली विवेचना करचंदी से जो जुक्ति एथरे उपस्थापन करचन ताहा अबांतर मने हुए ना। हाँ एतिक कह जाय पारे जे कविसूर्यଙ୍କ भली उच्च प्रतिभा संपन्न महान प्रतिभांकर रचना गुड़िक जे भली उच्च साहित्यिक मूल्य संपन्न ताहा रसकल्लोल ग्रंथ रे देखिया को मिले नाही। सेथिपई बोध हुए कुलमणि दास ए ग्रंथटी को एभली भाबरे मूल्यांकन करचंदी किंतु एभली मंतव्य अस्वाभाविक मन हुए कारण हास्य कल्लोल को साहित्य पद्यवाचन करी एहाकू ओडिया स्थान रे ओडिया साहित्य रे स्थान नाही बोली कहबा आदौ युक्तिसंगत हेबो नाही। प्रथमे देखिबा कहानी कारण वर्तमान हम हास्य कल्लोल को जदि संपूर्ण भाव में आलोचना करिबा तापरे आमे भी चाहिले निजस्व मत रखि परिबा जे केउ कारणरू एहाकू असाहित्यिक बोली कुलमणि दास कहिसंदी। एथिरे जो कहानी भागटा रही कहानी भाग रे कौन रही ना रहस्य घोष नाम गोटे राज्य अच्छी से राज्यर सब काम उल्टा हुए साधु मान निंदा करा जाए नागरिक माने दरिद्र और असंस्कृत सैन्य माने छुरी देखिले लुचंती अन्य अस्त्र प्रदर्शन अवस्था कौन हेतु आम जापर बेश्या मान स्थान समाज बेस उच्चरे माने जो 4-5टी कथा एथरे मु कहली ये सब गुड़ाक आम समाज रे संपूर्ण भिन्न। जदि सैन्य माने छुरी देखिले लुचिबे ताले प्रतिरक्षा दायित्व किए ग्रहण करिवो जोटी बेश्या मान को नीच स्तर रे एवं घृण्य दृष्टि देखा जाए सेठी जदि बेश्या सेमानकु जदि समाज रे उच्च स्थान दिया जिवो ताले जो महिषी महिला माने अछन्ती जो माने संभ्रमतार सहित संयमतार सहित श्रृंखलित जीवन यापन कर कौन कहवा तेणु ये राज्यर सबू कार्य उल्टा हुए से राज्य
ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର खूब बेसी। से राज्यर राजा होचंदी उल्लात कर्ण। से जने असंस्कृत एवं असभ्य व्यक्ति। आउ जने पुरोहित अछंदी अकल्याण महापात्र तांको ना। से मंगलारोपण न करके से अमंगलारोपण करती, अभिशाप दियंती, आशीर्वाद केवे दियंतीनी। आ ज्योतिष माने जो दिन बार गणना करती ताहा प्रतिकूल प्रभाव पकाए। आउ जने अछंदी निरक्षर बाहिनीपति पुराण पंडा, जे कि पुराण पाठ करती ताहा शुणिले लगे जमी बेश्या मानकर स्तुति करा जाउची। आउ पारिषद मान अनुरोध करती जे युवती कन्या मानक राजा ही भोग करिया कथा, एमानक सरकार को आनिवार व्यवस्था करा जाऊ। राजांकर दंडादेश मध्य अद्भुत। ब्राह्मण को आदेश होइछि 100 विशा साबला सुखुआ जरिमाना घेनाई ठाकुर घर मान को दियाइबा को पड़िबो। माने एटा होछि गोटे जरिमाना दिया है ब्राह्मण को। सुखुआ 100 विशा साबला सुखुआ से जरिमाना देवे। एइबळी आहुरी मध्य गुडे अबांतर घटना रही कहानी भितर। जमती कि राजगुरु जो उपदेश राजा को देइचंदी ताहा उपदेश नुहे, ताहा होछि अभियोग। आउ ए जो राजा सम्मुख रे निरर्थक अभियोग आ तार व्याख्या करिबारे ग्रंथटी समाप्त होइछि। एते बड़ ग्रंथ नुहे। आउ कोन देखा जाइछि सेतिरे ना वैद्य प्राणांतक जेभଳି स्वास्थ्य परीक्षा करिछि, माने वैद्यर ना होछि प्राणांतक, ताहा मध्ये असंगत व हास्य दीपक। लेंबुरस कर्पूर पैड पानी मणुई हेबा बा खाइबा पई राजा को से देछि उपदेश देछि। महाराजा संगीत विद्यार प्रवीण थिले, किंतु सितार वादक को प्रश्न करछंदी सितार तो आनिछु चामर आनी न काहेकि। हास्यरस सृष्टि करिया पई होछि यथेष्ट। तेबे तेबे मोट पर हम जदि देखिबा यह एक कहानी धर्मी ग्रंथ नुहे। एथिरे कहानीर सौकुमार्य प्रकाश पाए नाही, केवल हास्य सृष्टि करने उद्देश्य रे असंगत अस्वाभाविक असामाजिक शब्दर प्रयोग एथिरे कवि करचंदी, जहा चतुर विनोद किंबा प्रस्ताव चिंतामणि रे जेतिकी कहानीर सफल संयोजना है से एथिरे ताहा हेई नाही। यार कहानी दृष्टि आम देखा यह अत्यंत दुर्बल। तेबे कहानी रे यह ही बोध हुए जे यह होची गोटे हास्य रसात्मक सृष्टि, माने प्रथम हास्य रसात्मक रचना बोली आम या ग्रहण करि परिबा। जदि यार साहित्यिक मूल्य देखिबा एथिरे कोन हेची ना आम तो देखिले केमिति सब असंगत कथबार्ता अच्छी, असंगत भाषा अच्छी, सब विभिन्न प्रकार जिनस अच्छी। तथापि आम यदि साहित्यिक मूल्य बाहर करवा ताल देखा प्राचीन ओडिया साहित्य तथा ओडिया साहित्य जगत रे गद्य साहित्यर परंपरा तो उन्नत नथिला। तेणु गद्य साहित्यर जो दुर्बल परंपरा विश्वर प्राय समस्त साहित्य देखा मिलता, केवल ओडिया साहित्य नुहे सबु साहित्य रे। कारण आम जानी जे काव्य साहित्य ही साहित्यर परंपरा को समृद्ध करी आसीची। मुद्रण यंत्र प्रसार पूर्वरु गद्य साहित्य विश्व साहित्य जगत रे मुख्य भूमिका, माने विश्व साहित्य जगत रे पद्य साहित्य ही लोकप्रियता अर्जन करथिला, किंतु गद्य साहित्य करि पारि नथिला। तेणु काव्य कल्लोळीन जो अबारित धारा साहित्य भूमि को सिक्त करथिला, से स्थान रे आमे गद्य खोजिबाटा आमर मूर्खामी मात्र। प्राचीन तथा मध्ययुगीय साधक गणकर लेखनी अनेक लोकप्रिय काव्य कविता बाहरिक बाणी भंडार को रुद्धिमंद करथिला सत, किंतु गद्य रचना हेई नथिला। किंतु हास्यकल्लोळ रचना पूर्वरु आमे देखिचंती बा आलोचना करचंती रुद्रसुधानिधि, चतुर विनोद, प्रस्ताव चिंतामणि भली अल्प केतोटी गद्य रचना दृष्टि को आसे। यह व्यतीत सोमनाथ व्रत कथा, 32 सिंहासन भली गद्य साहित्य मध्य माने एभली रचना मध्य गद्य साहित्यर पर्यायवाची हेइचंती। किंतु रचना समय संबंधी मत पार्थक्य एबे भी मध्य रुद्रसुधानिधि भली ग्रंथ मानकर रहिछि। एही क्रम रे कवि सूर्यंकर हास्य कल्लोळ एक गद्य रचना भावे गुरुत्वपूर्ण आसन दाबी करे। कारण जेतिकी गद्य रचना आम या पूर्व पढ़िले ब्रजनाथ पड़जना रचना को छाड़देले रुद्रसुधानिधि हो अन्य जो सब रचना अच्छी पूर्व जहाँ आम पढ़ी
सोमनाथ व्रत कथा हो 32 सिंहासन हो गद्य पर्यायवाची हेले रचना समय स्थिरता ना निर्दिष्टता ना तेणु यार समय को लेकिन द्वंद्वात्मक विरोधाभास थिले गद्य साहित्यर परंपरा रे गोटे गोटे रचना भाव ग्रहण कराई किंतु निर्दिष्ट समय सूची नथिबारु यह मध्य संदेह भितर रही से दृष्टि से देखा हास्यकल्लोल ग्रंथ रे गोटे कहानी नथिबारु तार रचना रे कौन गतिशीलता नाही किंतु रचनाटी वर्णनाधर्मी हास्य रसात्मक भाव सृष्टि कहानी हास्य रसात्मक सृष्टि करवाटा हास्य रसात्मक भाव सृष्टि करिवारे यह दुर्बल कहानी हास्य रसात्मक भाव सृष्टि हेनी कारण एथिरे कहानी कौन सौकुमार्य ना हास्य सृष्टि करने उद्देश्य केवल असंगत अस्वाभाविक असामाजिक शब्दर प्रयोग कर लेखक वर्णना कर चतुर विनोद कि प्रस्ताव चिंतामणि जो भली कहानी संयोजन है से भली नाही कहानी दृष्टि हूँ दुर्बल एत दुर्बल जे कहानी रे केवल हास्यरस जी सृष्टि होती दुर्बल कहानी हेले हास्यरस खाली सृष्टि होइथिबारु एही रचना को प्रथम हास्य रसात्मक रचना भाव में ग्रहण करा जायछि। कथार समुदाय 57 जन पुरुष और 22 जन नारी चरित्र नाम लिखाई एते छोटिया रचना ता भितर एतिकी चरित्र नाम रही या व्यतीत आहरी आनुषंगिक चरित्र देखा मिलती जो मानकर भूमिका होची अति क्षुद्र। चतुर विनोद जो भली गोटे गद्य ग्रंथ से गद्य ग्रंथ रे पद्यर मध्य यथेष्ट प्रयोग होती संस्कृत श्लोक गीत ढग कविता यार बहुल व्यवहार होती जो ग्रंथटी आम आलोचना करछे गद्यशैली उन्नत आधुनिक यार निश्चित भाव में संदेह करहबनी विशेषकर रस विनोद नीति विनोदर भाषा सुंदर और मार्जित 19 शताब्दी जो गद्यशैली निदर्शन ये ग्रंथ रे मिले से दृष्टि जदि आम देखा विधिवत गल्प बा कहानी भाव में चतुर विनोदर स्थान ओडिया साहित्य जगत सर्वप्रथम भाव में ग्रहण कर एकाधिक कहानी को संयोजित कर ओडिया साहित्य एक से नूतन परंपरा सृष्टि करते आउ समय परवर्ती समय गद्य साहित्य रचना करने उदाहरण से चतुर विनोद को लेकर पूर्वर संस्कृत साहित्यर जो 32 सिंहासन को शिवदास ओडिया अनुवाद करते ताहा मूल लेखा संस्कृत होइथिबार प्रथम गद्य रचना बोली ताको ग्रहण करा जाय नाही कारण मौलिक रचना नुहे एटा आम कौन अनुवाद कर तेणु से दृष्टि जदि आम तर्जमा करिया ताले ब्रजनाथ पट्टनायक द्वारा रचित होइथिबा चतुर विनोद मध्ययुग ओडिया गद्य साहित्य एक विप्लवी रचना जहाँ परवर्ती साहित्यज्ञ प्रेरणार उत्स साजिला तो गद्य साहित्य यह एक नूतन परंपरा सृष्टि करथिला। आ मध्य देखा मध्ययुगीय गद्य रचना भितर बहु व्रत कथा ओडिशा रे प्रचलित अच्छी तार भाषा सरल सहज निराडंबर लिखन भंगी सरसता रही सौंदर्य और वर्णना कुशलता गल्प कथन चमत्कारिता देखा मिली यही सब गद्य रचना रे पद्यर प्रभाव परिलक्षित हुए। ओडिशार अनेक व्रत कथा अच्छी ता भितर सोमनाथ व्रत सुदशा व्रत अनंत व्रत कुकुटी व्रत कांजीअला व्रत ये सब गुड़िक आम ओडिशा रे प्रचलित होछि व्रत संबंधी बहु कहानी धर्मी वर्णना रही जहाँकि से पाठ करा जाए तेरे ये व्रत गुड़िक गद्य रूप में लिखित होता एगुड़िकर लिखन भंगी सरसता अच्छी सौंदर्य वर्णना कुशलता गल्प कथन चमत्कारिता देखा मिली ता सहित पद्यर प्रभाव गद्य उपर देखा मिले जमीक आरंभ कह जाए ईश्वर उवाच शुणगो देवी पार्वती कहती पशुपति ईश्वर व्रत करी प्राणी माने जो गति की लभंती ताहा कहवा शुण पूर्व सत्यजुग कांची नाम नगर रे यही लक्ष्यर साधव अच्छई साधव बहुत भाग्यवंत थे एटा कौन गद्य रचना हेले भी पद्यर प्रभाव तापरे रही तापर देखा राज्यर संग्रहालय रे अनंत व्रत कथा संरक्षित होइकी अछि एई पोथीटी सप्तदश शताब्दी नकल होइथिबा जଣା पड़े आ गोटे व्रत कथा अच्छी एटा होछि कांजीअला एटा अष्टादश शताब्दी नकल करा जायछि यार भाषा होछि मार्जित आ स्पष्ट सरल ए पोथीटी पुरी सहर रु मिलिथिबा कुआ जाय। अनंत व्रत कथार प्रारंभ एपरि जे वासुदेव सुखासन होइछन्ती सहस्र लोक मानकर हित अर्थरे धर्मता को ब्रह्मा युधिष्ठिर पचार जे धर्म
ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାପାଗ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ବକ୍ତା ଅଟ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ସଂଶୟ ଛେଦ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛୁ ବ୍ରତ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଉତ୍ତମ ତାହା କହିବା ହେଉ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଲିଖନ ଶୈଳୀ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ଏଥିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନକଲ ହୋଇଥିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ବାସୁଦେବ ମିଶ୍ର ଏମାନେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, 32 ସିଂହାସନ ଏସବୁ ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ରଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ଲୀଳାବତୀ ଟୀକା, କେତେକ ତମ୍ବାପଟା, ସନନ୍ଦ, ଶିଳାଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶାବଳୀ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ହାସ୍ୟକଲ୍ଲୋଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଗଲ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଥିଲା। ରଚନାରେ ଦୀର୍ଘ ଆଉ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ରୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭୋଇ ବଂଶର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳୀନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଉଥିରେ? ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ନେବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଆଖରେ ନବାବ ମସ୍ତ କୁଲି ଖାଁ ହଇଲେ, ଏହା ନାଏବେ ମରହବି ଅସି ଖୁରୁଧା ଘେନିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଥିରେ? ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ। ତେଣୁ ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର ରଚନାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି କେଉଁ ସମୟର ରଚନା? ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଗଦ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଚଇନି ଚକଡ଼ା ବା ଚକଡ଼ା ବସାଣ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ତାହାର ଭାଷାରେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅର୍ବାଚୀନ। ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାଶ୍ରମଙ୍କଠାରେ ଦୋରନ୍ଦା ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହାଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଶୁଳି ଦିଅ। ପୂର୍ବଖଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡି ପୂର୍ବେ ଐଶାନ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୁଳି ଦେଲେ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ଅନୁକରଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ରାଜବଂଶର ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଜି ରଚନା ହେଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଦଳ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ଏକ ପୋଥି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀଧର ଦାସଙ୍କର ହିତୋପଦେଶ ର ଅନୁବାଦ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ରଚନା ଅଛି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର 4ର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ହିତୋପଦେଶର ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଗଦ୍ୟ ଅନୁବାଦରେ ଶ୍ରୀଧର ଦାସଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୋଥିରେ ଲିଖିତ ବ୍ରତମାନଙ୍କର କଥା ରହିଛି। ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଚେରୀ ଲୀଳା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ରହିଛି ଯାହା ଶରଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରଚନାଟି ମିଳିଛି, ଏହା ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୋଳ ଉତ୍ସବକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆଉ କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଣାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟଧର୍ମୀ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପଦ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ଟୀକା ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଟୀକା ଗୋଟିଏ। ଏହା ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ସାମନ୍ତ ପଞ୍ଚକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁଥିରେ ଚତୁର ବିନୋଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କଥା ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କେତୋଟି ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଫଳରେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ରଚିତ କଥା ସାହିତ୍ୟ, ଚତୁର ବିନୋଦ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଗଦ୍ୟ ରଚନାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ରଖିବା। ଆଉ ତୁମର ସରିଗଲା, ଏଇ ପେପରଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ସ କରିପାରିବ। ଆଉ ତୁମର ଯାହା ଥିବ ଡାଉଟ୍ସ ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକି ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ 3rd ସେମିଷ୍ଟର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ରହିଲି।